नमस्कार। जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से। चर्चा में जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के सेलम में किया रोड शो। जनसभा को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म के अपमान के मुद्दे को लेकर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, मातृ और नारी शक्ति को नष्ट करने पर तुला कांग्रेस डीएमके गठबंधन। मिशन दक्षिण पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में किया भव्य रोड शो। 1 किलोमीटर लंबे रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का लोकसभा चुनाव में केरल में पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन का दावा। झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी में शामिल। बिहार में सीट शेयरिंग से नाराज। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी घोषणा पत्र पर मंथन। 5 स्तंभों पर आधारित घोषणा पत्र में 25 गारंटियों पर जोर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं से की घर घर पार्टी घोषणा पत्र पहुंचाने की अपील। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में खींचतान। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के रुख को लेकर जताई नाराजगी। दिल्ली में एमएनएस नेता राज ठाकरे की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने महाराष्ट्र में बढ़ाया सियासी पारा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी का मिशन साउथ मंगलवार को भी लगातार जारी रहा। सोमवार की शाम कोयंबटूर में रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सेलम में जनसभा की। इस दौरान लोगों के बीच उन्होंने गौरवशाली तमिल संस्कृति के उत्थान, विकसित राज्य से विकसित राष्ट्र का रोड मैप रखा। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री के लगातार जनसंपर्क से विपक्षी दलों की नींद उड़ने लगी है। सोमवार को शाम कोयंबटूर में रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सेलम में जनसभा की। राज्य की जनता से मिल रहे प्यार आशीर्वाद को लेकर प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये अपार जनसमूह डीएमके की नींद उड़ा रही है। एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा को तमिलनाडु और केरल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद है। पार्टी का जोर ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने पर है। प्रधानमंत्री बीते 15 दिन के दौरान ही कन्याकुमारी से कोयंबटूर तक, तूतीकोरिन से सेलम तक सार्वजनिक कार्यक्रम कर चुके हैं। इस दौरान लोगों के बीच उन्होंने गौरवशाली तमिल संस्कृति के उत्थान, विकसित राज्य से विकसित राष्ट्र का रोड मैप रखा। डीएमके और कांग्रेस टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है बिग करप्शन। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है वन फैमिली रूल। इसलिए देश में कांग्रेस की छुट्टी हुई तो देश आज 5G टेक्नोलॉजी में पहुंच गया है। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके का अपना
अलग ही 5G चल रहा है। डीएमके का 5G यानी एक ही फैमिली की 5th जनरेशन का तमिलनाडु पर कब्जा। इस 5G फैमिली ने 2G स्कैम करके पूरी दुनिया में भारत और तमिलनाडु की इमेज गिराई है। अगर मैं इनके स्कैम गिनाने लगूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। सेलम की जनसभा में प्रधानमंत्री ने डीएमके और कांग्रेस की नीतियों को महिला विरोधी भी बताया। साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा सरकार की सफल योजनाओं को गिनाया। उन्होंने जनता से करप्शन और परिवारवाद की नीतियों के खिलाफ आगामी चुनाव में वोट करने की अपील की। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा दक्षिण के दुर्ग को साधने के लिए पूरा जोर लगा रही है। एनडीए का कुनबा बढ़ाने में जुटी भाजपा ने अब तमिलनाडु में पट्टाली मक्कल पीएमके के साथ गठबंधन किया है और दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर भी सहमति बन गई है। पीएमके तमिलनाडु की 39 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन के बाद तमिलनाडु में एनडीए के वोट प्रतिशत में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पीएमके वन्नियार समुदाय के प्रभुत्व वाली पार्टी है और राज्य के उत्तरी जिलों जैसे वेल्लोर, रानीपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लुवर में इसका प्रभाव है। बता दें कि राज्य में तमिल मानिला कांग्रेस और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम एएमएमके भी एनडीए का हिस्सा है, जबकि बीते हफ्ते ही अभिनेता आर शरद कुमार अपनी पार्टी एआईएसएमके के बीजेपी में इसका विलय कर चुके हैं। ऐसे में तमिलनाडु में एनडीए की स्थिति काफी मजबूत होती नजर आ रही है। The last 10 years, PMK, Paatali Makkal Katchi, has been part of the NDA in Delhi. Today, Paatali Makkal Katchi has decided to join the NDA in Tamil Nadu, and an agreement was signed by my leader, Dr. Ramdas, and BJP State President, Mr. Annamalai. And we are happy that we have joined the NDA in Tamil Nadu for a change. PMK, we have been allotted 10 parliamentary constituencies in Tamil Nadu, and we are confident that we will have a great victory in the coming elections in Tamil Nadu as well as India. आपको बता दें कि कल ही इंडी गठबंधन दलों के बीच भी तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए सीट समझौते पर सहमति बनी है। इसके मुताबिक तमिलनाडु में डीएमके 21 सीटों पर और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनके अलावा वीसीके, सीपीआई, सीपीएम को 2-2 सीटें और केडीएमके, आईयूएमएल और एमडीएमके को 1-1 सीट दी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए चुनाव अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो पलक्कड़ के कोट्टा मैदानम से शुरू होकर प्रधान डाकघर तक चला। इस दौरान पीएम मोदी ने पलक्कड़, मलप्पुरम और पोन्नानी लोकसभा क्षेत्रों के एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन, भाजपा के प्रदेश महासचिव और पलक्कड़ से बीजेपी उम्मीदवार सी कृष्ण कुमार और केरल महिला मोर्चा की अध्यक्ष निवेदिता भी रोड शो के दौरान मौजूद रहे। सी कृष्ण कुमार लगातार दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर पलक्कड़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने वी के श्रीकंदन और सीपीएम ने ए विजय राघवन को पलक्कड़ से मैदान में उतारा है। प्रदेश बीजेपी के नेताओं का दावा है कि इस बार चुनाव में केरल में बदलाव होगा, जो चुनाव नतीजों में भी नजर आएगा। Only Modi can give development and prosperity to Kerala. So this is the common public's desire. So people will vote for us. This time we will get a big number of seats in Kerala. This time that Kerala will be showing a good change all over the Kerala. It will reflect in the result also.
एक तरफ बीजेपी मजबूती से चुनाव प्रचार में जुट चुकी है, तो वहीं केरल में कांग्रेस और वाम दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझते नजर आ रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने अब वोटों के बंटवारे को लेकर सीपीआई पर निशाना साधा है। उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर से है, जबकि सीपीआई ने तिरुवनंतपुरम सीट से पन्नियन रविंद्रन को मैदान में उतारा है। शशि थरूर का आरोप है कि सीपीआई के अभियान से उनके वोट को नुकसान पहुंच रहा है। Last two elections, the BJP came second. If they are really so concerned about opposition unity, why are they undercutting my vote by running a candidate whose campaigning has been entirely against me? और ऐसे में तिरुवनंतपुरम से पिछले 2 चुनाव में दूसरे नंबर पर रही बीजेपी की राह आसान हो सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस और सीपीआई इंडी गठबंधन के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में है, लेकिन केरल में वो प्रतिद्वंद्वी ब्लॉक यूडीएफ और एलडीएफ के हिस्से के रूप में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और आइए दक्षिण भारत में क्या कुछ राजनीति चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी का जो मिशन साउथ है वो कितना वहां पर सफल हो रहा है। 2 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर हैं ऑर्गेनाइजर के। हमारे साथ अभय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इलेक्शन एनालिस्ट हैं। सबसे पहले अभय कुमार जी आपके पास आएंगे। जो प्रधानमंत्री का मिशन साउथ अभी शुरू हुआ था 2-3 दिन पहले, और अब वो लगभग जो इस बार की अगर हम बात करें तो आज उन्होंने जिस तरह से तमिलनाडु में, केरल में उन्होंने लोगों को संबोधित किया, वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी उन्होंने कही। तो ये प्रधानमंत्री का जो मिशन साउथ है, इसको किस हद तक इस बार आप सफल मान रहे हैं? और मैं मान के चल रहा हूं कि बीजेपी की स्थिति पहले की अपेक्षा काफी सुधरने वाली है। वर्तमान में बीजेपी के पास 130 में 29 सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार बीजेपी की स्थिति को सुधरेगी, इसके 2-3 कारण है। सबसे पहले तो मैं, आपने तिरुवनंतपुरम सीट की बात की, तो मैं बात की शुरुआत वहीं से करूंगा। देखिए, तिरुवनंतपुरम सीट पर एक बात है कि शशि थरूर ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस गांधी परिवार के जो कैंडिडेट थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके खिलाफ अपनी कैंडिडेचर पुट की थी। तो वह एक गांधी परिवार के खिलाफ इनके चैलेंज के रूप में भी देखा जाता है, और इसका असर यह होगा कि गांधी परिवार सिंपैथाइजर और कांग्रेस का एक सेक्शन इनके खिलाफ भी वोट कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में हम इनकार नहीं कर सकते कि चुनाव के बाद शशि थरूर गांधी परिवार, राहुल गांधी या फिर मतलब एक बगावती तेवर अपना ले। तो इस कारण से मैं देख रहा हूं कि उन्होंने चूंकि गांधी परिवार के नॉमिनी के खिलाफ अपनी कैंडिडेचर पुट की थी, इसलिए कांग्रेस का एक सेक्शन इनके खिलाफ जा सकता है जो बीजेपी के सपोर्ट में आएगा। उसके बाद केरल में कम से कम 5 सीटें हैं, पलक्कड़ है, त्रिशूर है, तिरुवनंतपुरम है, के साथ पट्टनमथिट्टा सीट है, जहां पर कि बीजेपी को पिछले चुनाव में लगभग 2 लाख से ज्यादा वोट आया था, और इस बार बीजेपी वहां बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी, अच्छी फाइट देगी। साथ ही 1982 के बाद केरल में हर 5 साल पर सरकार बदलता आया है। 82 में हर 5 साल बाद एलडीएफ और यूडीएफ में सरकार का हुआ है अदला बदलाव, लेकिन 2021 में जब आखिरी बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो एलडीएफ की सरकार कंटिन्यू किया। पी विजन एज चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू किया। तो इसका असर यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी 1982 के बाद पहली बार सरकार में नहीं आ पाई, और यह तब हुआ है जब राहुल गांधी वहां से सांसद है वायनाड से। तो इस बार कांग्रेस पार्टी के सिंपैथाइजर का या वहां के ग्राउंड लेवल रियलिटी में अंतर यह है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ वोटर्स या दूसरे पार्टी के कुछ वोटर्स अदला बदलाव में बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि वहां की ग्राउंड रियलिटी काफी बदली हुई है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रिटर्न टू पावर। तो इस कारण से केरल में इसकी स्थिति अच्छी होती हुई दिख रही है। अगर आप मुझे तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे तो मैं तमिलनाडु के बारे में बताऊं कि 39 लोकसभा की सीटें तमिलनाडु में है और 1 सीट पुडुचेरी में है। तो पुडुचेरी और तमिलनाडु का जो ज्वाइंट पॉलिटिक्स है एक जैसा है, एक जैसा वहां कास्ट वगैरह या एक जैसा मतलब पॉलिटिकल मिजाज है वहां का। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर अभी पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार है AINRC के साथ। तो वहां पर एक मैसेज काम कर रहा है, तमिलनाडु का एक पुडुचेरी का मैसेज तमिलनाडु में काम कर रहा है, और उसका असर बीजेपी को फायदा उसका मिलेगा। मैं एक बात बोल करके मैं अपनी बात को आज ये करूंगा कि देखिए 1972 में जब MGR ने
डीएमके से अलग होकर अपनी पार्टी एआईएडीएमके बनाई। उसके बाद क्या हुआ कि पहला उनका 1974 में सरकार बना पुडुचेरी में और 1977 में तमिलनाडु में सरकार बना पाए। मतलब क्या कि बीजेपी उसी पैटर्न पर काम कर रही है कि जैसे उसका भी सरकार काम कर रहा है, वो सरकार में पुडुचेरी में है, तो बीजेपी का पूरा प्रयास है कि उस मैसेज को या उस मैसेज के आधार पर हम तमिलनाडु में भी अच्छा परफॉर्मेंस करें, और बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रही है। और इंडिया अलायंस के खिलाफ प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें और दक्षिण भारत में हम बीजेपी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का अच्छा खासा संगठन है और पहले बीजेपी को वहां पर काफी सफलताएं भी मिली हैं। आंध्र की अगर हम बात करें तो आंध्र में बीजेपी ने टीडीपी के साथ गठबंधन किया है। आज तमिलनाडु में भी पीएमके के साथ गठबंधन किया है, दूसरे छोटे दलों के साथ भी वहां पर गठबंधन है। तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र को अगर आप देखें, और प्रधानमंत्री काफी मेहनत इन राज्यों में कर रहे हैं, क्या कुछ वो मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए काफी वहां पर फायदेमंद रहने वाले हैं? देखिए, एक क्लियर कट बीजेपी की स्ट्रेटेजी दिखती है। बीजेपी ने ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर का पुश दिख रहा है, ये केवल अब तो चुनाव एक अपने चरम पर पहुंच रहा है, इस वजह से ये दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले 5 साल से लगभग बीजेपी ने, जहां पे बीजेपी हमेशा से हारती रही है या तीसरे नंबर पर रही है, ऐसे सीटों पर लगातार आइदर प्राइम मिनिस्टर या फिर कैबिनेट में से कोई ना कोई मिनिस्टर क्लस्टर बनाकर वहां पे रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की विजिट, वहां पे ग्राउंड लेवल पर अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बूथ लेवल तक मजबूत करना और वहां के इश्यूज के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत ली है। दूसरा, मुझे लगता है खास करके तमिलनाडु में या इवन केरल में जिस तरह की स्टेट लेवल की लीडरशिप अन्नामलाई की हो, सुरेंद्रन की हो, तो ये अब पहले एक थोड़ा सा ये था जो सेंटिमेंट एंटी दिल्ली और फिर एंटी हिंदी, इस लाइन पर वो लेकर जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से पिछले 5 साल में कम्युनिकेट किया है, जहां जहां संभव हुआ उन्होंने तमिल में बात की है, तमिल भाषा की, तमिल जो साहित्य है उसके बारे में बार बार, तो एक तरीके से उस इमेज को तो सक्सेसफुली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तोड़ा है। लेकिन अब अंतर यह आया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो यहां से कह रहे हैं उसको ग्राउंड पर कम्युनिकेट करने के लिए अन्नामलाई जैसा एक जमीनी नेता, जिसने पूरे 234 विधानसभा सेगमेंट को बाय फुट कवर किया है, ये एक बहुत बड़ा अंतर मुझे लगता है बीजेपी की स्ट्रेटेजी में आया है। और उसी कारण से हमको ये ग्राउंड पर जो ट्रैक्शन अभी दिख रहा है, मोमेंटम जो दिख रहा है, वो उसी कारण से दिख रहा है। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी, अगर हम इन राज्यों की बात करें, दक्षिण के राज्यों की, तो बीजेपी स्थानीय स्तर पर भी वहां पर लीडरशिप को डेवलप करने में कामयाब हुई है। जो प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है दिल्ली से, उसको कम्युनिकेट कर सके इन राज्यों के लोगों के साथ। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं, जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे?
So easy. अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दिन भर की चुनावी हलचल की और हमारे साथ विशेष मेहमान भी यहां पर जुड़े हुए हैं। उससे पहले हम आज दिन भर की कुछ और हलचल आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के शक्ति से लड़ने वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के सेलम में फिर कांग्रेस, टीएमके और इंडी गठबंधन पर हमला बोला। राहुल गांधी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जानबूझकर और बार बार हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्र साक्षी हैं कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं और ऐसे खतरनाक विचारों को हराने की शुरुआत 19 अप्रैल को सबसे पहले तमिलनाडु से होगी। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है, यहां शक्ति मदुरई मीनाक्षी है, यहां कन्याकुमारी शक्तिपीठ है, यहां की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। इससे पहले कल भी पीएम मोदी ने तेलंगाना की जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए शक्ति वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि यह मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। पीएम ने यह भी कहा था कि वो शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। शक्ति विवाद में चौतरफा हमलों से घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और सफाई देने के बाद भी राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पीएम मोदी के हमले के बाद राहुल गांधी ने अपने शक्ति वाले बयान पर सोमवार को सफाई दी थी और कहा था कि पीएम किसी न किसी तरह उनकी बातों को घुमाकर हमेशा उनका मतलब बदलने की कोशिश करते हैं। राहुल के समर्थन में प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी से जुड़े बयान को मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया, लेकिन प्रियंका या राहुल ये नहीं बता पाए कि सनातन हिंदू धर्म की शक्ति परंपरा को अपमानित करने संबंधी बयान उचित था या अनुचित। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं। सोशल मीडिया के एक एक्टिव यूजर्स ने इस मुद्दे पर कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति से नहीं लड़ा जाता है, दुष्टों से लड़ा जाता है। हिंदू धर्म के बारे में मिशनरी से ज्ञान मत लीजिए। यूजर ने लिखा कि यह आदमी हिंदू धर्म की बात ही क्यों करता है जब इसे हिंदू धर्म का कुछ पता नहीं। उल्लेखनीय है कि साल 2022 में राहुल गांधी ऐसे ही शक्ति पर एक पादरी से ज्ञान लेते दिखे थे। उन्होंने पादरी जॉर्ज पुन्नैया से पूछा था कि क्या जीसस भगवान के रूप हैं। इस पर पादरी ने उन्हें समझाया था कि जीसस मानव के तौर पर जन्मे असली भगवान है, शक्ति और अन्य की तरह नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले विवादित बयान की बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू संस्कृति का अपमान किया है। हिंदू विरोधी और विभाजनकारी मानसिकता का आरोप लगाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी की सोच पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने कल हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन, हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति सबों का अपमान किया। ये राहुल गांधी के एग्जैक्ट शब्द मैं कोट कर रहा हूं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है
हम शक्ति से लड़ रहे हैं। माने हिंदू धर्म के शक्ति की कल्पना से हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आप किसी अन्य आस्था के बारे में कर सकते हैं? आपके करने की हिम्मत है? आपको करने दिया जाएगा? राहुल गांधी की अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी अब अलगाववादी विचार को लेकर चलती है। हिंदू धर्म में आप शक्ति निकाल के इस शक्ति का हम विरोध कर रहे हैं। हम इस सोच पर अपनी टिप्पणी करना चाह रहे हैं। और ये फिर राहुल गांधी में और स्टालिन में और उनके पुत्र में और मिस्टर ए राजा में कोई अंतर तो है नहीं ना? और जो वो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनका भी हाल वही था। कभी राहुल गांधी ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता उदित राज ने शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी का बचाव किया है। शक्ति शब्द अपने आप में बड़ा व्यापक है। अगर हिंदू धर्म की दृष्टि से देखें तो लगातार दो शक्तियों के बीच में संघर्ष रहा है, दैवी शक्ति और राक्षसी शक्ति। अब राहुल जी ने शक्ति की बात कही, अपने ऊपर क्यों ले लिया उन्होंने? अभी हम इसी बयान पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। दिन भर क्या कुछ चुनावी हलचल रही, वो खबरें हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। और अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो राहुल गांधी का शक्ति वाला बयान है उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर हैं ऑर्गेनाइजर के। प्रफुल्ल जी, क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर के? काफ़ी बवाला मचा हुआ है। कल कह रहे थे कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर दिया और कांग्रेस की ओर से कोई अच्छा खासा इसको लेकर के जवाब भी नहीं आ रहा है। और वो जो हिंदू धर्म की शक्ति वाला जो बयान था उसको लेकर के कोई ऐसी सफाई भी अभी तक नहीं आई है। नहीं, अपने आप को उन्होंने एक्स, जिसको पहले ट्विटर जाना जाता था, उसके द्वारा कुछ अपनी सफाई देने का प्रयास किया, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सेल्फ गोल है और मुझे लगता है लास्ट ओवर पर फुल टॉस है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से उसको फुल टॉस में कन्वर्ट किया है, देखिए, आप यदि ये कहना चाहते हो कि पॉलिटिकल पावर से लड़ना चाहते हो, पॉलिटिकल पावर के मिसयूज से लड़ना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत सारे शब्द है। आप सत्ता का दुरुपयोग, शक्ति का दुरुपयोग, हिंदी में ऐसा शक्ति नाम का शब्द है, ये भी कह सकते थे। लेकिन जब आप ये एम्फेसाइज करके कहते हो कि हिंदू धर्म में शक्ति नाम का शब्द होता है, तो आप क्लियरली मिसकम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि हिंदू धर्म में शक्ति का अर्थ पावर नहीं होता है, वो डिवाइन फेमिनिटी होता है, एक दैवी
शक्ति होता है। तो इसलिए जो आप यदि मूल संकल्पना से उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हो, या फिर आपने एक पॉलिटिकली और ये प्रधानमंत्री मोदी की खासियत रही है कि उन्होंने जब उन पर ऐसे कुछ व्यक्तिगत आरोप हुए या इस तरह का शब्दावली का प्रयोग हुआ है, तो उन्होंने अपने कैंपेन में इसको, जैसे हमने पहले भी देखा एक बार के लालू प्रसाद यादव जी ने जब उनको कहा कि इनका कोई परिवार नहीं है, तो पूरे देश को ही उन्होंने मोदी का परिवार बना दिया और उसको एक कैंपेन मोड में लेकर गए। वैसे ही अभी इस बयान पर हुआ है, और अभी मुझे नहीं लगता कांग्रेस इस पर कोई सफाई देने की स्थिति में बची है, क्योंकि जिस तरह के बयान आते रहे हैं 2014 से ही मुझे लगता है कांग्रेस एक वैचारिक कंफ्यूजन में है, खास करके हिंदुत्व और ऑल ओवर सेक्युलरिज्म के विषय को लेकर, और उस पर कोई क्लियर कट स्ट्रेटेजी, क्लियर कट कम्युनिकेशन, क्लियर कट आइडियोलॉजिकल पोजीशन ये कांग्रेस की दिखती नहीं है। और इस कारण से मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस तरह के बयान भी करते हैं। उनकी पूरी की पूरी, चाहे आप भारत जोड़ो यात्रा देख लो या अभी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा देख लो, जिन लोगों से वो मिल रहे हैं, जिन लोगों से, जिन विषयों पर वो बात कर रहे हैं और जिस तरह का प्रोजेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें पूरी तरह से एक नकारात्मकता ही उनके कैंपेन में दिखती है। दूसरी तरफ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक इनके बयानों को अपने कैंपेन में तो यूज कर रहे हैं, साथ साथ विकसित भारत का 2047 का अपना एजेंडा भी लोगों के सामने रख रहे हैं। उसको काउंटर करने के लिए उसका अल्टरनेटिव विजन क्या है, ये रखने के बजाय राहुल गांधी उस डोमेन में जा रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी को उनके ही शब्दों को उनके विरोध में यूज करना आसान होगा। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैंपेन स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ी गलती कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी जी की तरफ से हो रही है। अभय कुमार जी, आप क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर के? जहां एक तरफ डेवलपमेंट की बात चल रही हो, वहां दूसरी तरफ इस तरह के बयान आना, और वो बयान भी ऐसा आना कि उस बयान पर किसी को भी खुशी नहीं होगी, इस तरह का ये बयान है। क्या कुछ आपको लगता है कांग्रेस को किस तरह का इससे नुकसान होने वाला है? जैसा प्रफुल्ल केतकर जी ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि देखिए राहुल गांधी जी को इन सब बातों को बोलने के पहले उनका अच्छी तरह से उसका सेल्फ असेसमेंट के साथ उनको बोलना चाहिए। और इस तरह की बातों का प्रयोग, इस तरह की बातों को बोलने के पहले वो उनको उनकी समझ पर, मतलब उनको ऐसी बात बोलने से बचना चाहिए कि उसका कुछ दूसरा अर्थ निकाल करके उसको दूसरे रूप में लिया जा सकता है। और राहुल गांधी ये गलती बार बार करते आते हैं, और उनको पता नहीं, अभी तक इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए थी कि हमारी बातों को कैसे उनका ऑपोजिशन मतलब अभी का ट्रेजरी बेच कैसे इस्तेमाल करता है। तो इस कारण से राहुल गांधी को भी और राहुल गांधी के भाईजान से उनको भी चाहिए कि उनको इस तरह का बात से बचने का पूरा उनको मतलब ये दिया जाए, और उससे और किसी की जो सेंटिमेंट है वो आहत ना हो। यह बोलने वाले की जिम्मेदारी होती है, यह बोलने वाली की जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा कुछ बात ना बोलूं कि सामने वाला के सेंटिमेंट को आहत हो जाए। और ऐसा एक बार नहीं, इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो मैं किसी भी व्यक्ति को, नॉट ओनली राहुल गांधी बट किसी भी व्यक्ति को इस तरह की बातों से बोलने से परहेज करना चाहिए कि उसका इस तरह से कुछ निकाला जाए। जी चंद्रशेखर जी, एक और हमें यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार हम आज दिन भर की जो हलचलें रही, विभिन्न राज्यों में बहुत कुछ हुआ है, वो अपने दर्शकों को बताएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप?
पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। दिन भर क्या कुछ चुनावी हलचल हुई वो हम आपको बता रहे हैं। और इस ब्रेक से पहले हमने बात की किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन साउथ को सफल बनाने में लगे हुए हैं और राहुल गांधी शक्ति वाले बयान को लेकर के किस तरह से घिरे हुए हैं, उस पर हमने अपने विशेष मेहमानों से भी बातचीत की। और आइए आगे बढ़ते हैं। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डीके सुरेश पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कुमारस्वामी ने कहा कि डीके सुरेश अपने संसदीय क्षेत्र में मुफ्त वस्तुएं बांट रहे हैं और पिछले 48 घंटों में 4 लाख से अधिक प्रेशर कुकर वितरित किए गए हैं। कुमारस्वामी ने चुनाव आयोग से डीके सुरेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। Even after Election Commission announced the date, still the freebies is going on. Even after the election date announced by Chief Election Commission, still without any fear, they are distributing, they are manufacturing these cookers by putting their photos. From last 48 hours, they distributed more than 4 lakh cookers. Still today, 2,10,000 cookers they have delivered. लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले वादों को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से इस घोषणा पत्र को घर घर ले जाने की अपील की। बैठक के बाद पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस केवल घोषणा पत्र ही जारी नहीं करेगी बल्कि न्याय पत्र भी जारी करेगी ताकि लोगों को उज्जवल भविष्य दिखाई दे। उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी 5 न्याय के माध्यम से 25 गारंटियों का वादा कर रही है और बैठक में उसी पर विस्तार से चर्चा हुई। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई। झारखंड में महागठबंधन दलों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग से पहले ही सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और जामा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी विधायक सीता सोरेन ने झामुमो से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि वो भी अब मोदी परिवार का हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने झारखंड की गठबंधन सरकार पर विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इससे पहले जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि लगातार पार्टी में मेरी उपेक्षा होती रही है और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है,
झारखंड विकास से कोसों दूर है। तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार, महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है। यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में शामिल हुई। विधायक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के पार्टी से इस्तीफे को झामुमो नेता मनोज पांडे ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वो पार्टी की एक महत्वपूर्ण अंग हैं और अगर वो हमारे विरोधियों के बहकावे में आ गई हैं तो वो खुद अपना नुकसान करेंगी। जिन्होंने झारखंड में न जाने कितने संघर्ष किया और उनके संघर्ष का उनका बहुत योगदान है इस पार्टी में, उन्हें इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर वो अपने विरोधियों, हम लोगों के विरोधियों के बहकावे में आ गई हैं तो मुझे लगता है कि वो खुद अपना नुकसान करेंगे। ऐसा कोई दूरदर्शी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। एक तरफ सीता सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा देकर और बीजेपी में शामिल होकर जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुश्किलें बढ़ाई हैं, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन लगातार सक्रिय होने की कोशिश कर हेमंत सोरेन की जगह भरने की कवायद में है। कल्पना सोरेन की इस कवायद पर विपक्षी दलों ने हमला बोला है। कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की खबरों पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि इससे चंपई सोरेन की मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं कल्पना सोरेन को कांग्रेस के समर्थन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी पुश्तैनी सीटों के लिए जब उम्मीदवार नहीं मिल रहे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये कल्पना जी अभी नौसिखिया हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि वो राजमहल लोकसभा लड़ें कि अब गांडे में जो है उनको दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो चंपई सोरेन जी के लिए तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा ही हो गया। जो मैं पहले कह रहा था कि चंपई जी जो है एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, अब मुझे लगता है कि एक्सीडेंट हो ही जाएगा उनका। गांडे में उपचुनाव होगा, कल्पना भाभी सीधा जो है मैदान में कूद जाएंगी कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। तो कल्पना जी का तो बात छोड़िए, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने जब अमेठी और रायबरेली छोड़ दिया, रायबरेली में उसके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, अमेठी नहीं लड़ रहे हैं, वायनाड से लड़ेंगे राहुल गांधी जी, तो गोड्डा तो स्वाभाविक है छोड़ना है। जब अपना पुश्तैनी सीट छोड़ दिया तो मुझे लगता है कि गोड्डा में कोई कैंडिडेट है नहीं उनके पास। वहीं एनडीए की सीट शेयरिंग के बाद बिहार में भी सियासी हलचल देखने को मिली। सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही पारस ने एनडीए से अपना नाता तोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस और उनके पार्टी के नेता राजद के संपर्क में हैं। हालांकि आगे वो क्या रणनीति अपनाएंगे इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। वहीं बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने आज एनडीए सहयोगी आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। विनोद तावड़े ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ये पहले से ही तय था कि एक लोकसभा सीट के साथ साथ एक विधान परिषद सीट आरएलएम को आवंटित की जाएगी। उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को इस प्रतिबद्धता पर कायम रहने का आश्वासन दिया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी पोस्ट कर अपनी और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की मुलाकात के बारे में बताया। दोनों नेताओं ने बिहार की सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि उनकी कहीं कोई नाराजगी नहीं है।
तो आइए इन्हीं सब खबरों पर हम बातचीत करेंगे। दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर ऑर्गेनाइजर। हमारे साथ अभय कुमार, इलेक्शन एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रफुल्ल जी आपके पास ही आएंगे। जो पहली खबर हमने दिखाई थी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के एक मीटिंग हुई थी, लेकिन हमने ये भी उसमें जो बीजेपी के नेता हैं वो आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस की जो पारंपरिक सीटें हैं वहां पर उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कई राज्यों में जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं वो इलेक्शन लड़ने से घबरा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप कांग्रेस की रणनीति को लेकर के? देखिए, मुझे लगता है कि नेतृत्व, विचारधारा और संगठन तीन प्रमुख आधार होते हैं किसी भी चुनाव में, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ने के। नेतृत्व तो अभी गिर गया, जैसे हमने शक्ति वाले बयान पर देखा, लेकिन जब आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हो तो मैनिफेस्टो में आप अल्टरनेट क्या दे रहे हो? जयराम रमेश ने बयान दिया हम 5 तरह के न्याय। अब 5 तरह के न्याय को आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कहां पे कर रहे हो? जहां पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है कहीं पे भी, तो वहां पे डिलीवर कहां कर रहे हो? लोगों ने गुजरात मॉडल देखा, फिर प्रधानमंत्री मोदी को सेंटर में एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए वो पिछले 10 साल की अभी अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगला मैंडेट मांग रहा है। अब कर्नाटक जैसे स्टेट में कांग्रेस के पास अच्छा मौका था। अब वो हो क्या रहा है, तो कांग्रेस पानी की किल्लत है कर्नाटक में, उसकी चर्चा हो रही है, या किसी एक लड़के पर हमला हो गया हनुमान चालीसा के कारण, तो उसकी चर्चा हो रही है। तो कौन सा आप मॉडल, आपके मैनिफेस्टो में ऐसा कौन सा मॉडल प्रेजेंट कर रहे हो? ये एक बहुत बड़ी समस्या मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने है। और इसी के कारण हम ये देखते हैं कि उनके अलाइज के साथ भी सबसे बड़ा अंतर जो आता है चंद्रशेखर जी, के आपकी अलायंस में केमिस्ट्री कैसे बन रही है। जहां पे एनडीए है, जैसे पीएमके के साथ अलायंस होता है या टीडीपी के साथ अलायंस होता है, तो वो म्यूचुअली बेनिफिशियल अलायंस है। कोई एक बड़ा प्लेयर है नेशनली, एक स्टेट लेवल पर बड़ा प्लेयर है, दोनों एक दूसरे के वोट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपने जैसे तिरुवनंतपुरम सीट की बात की शुरू में, या अन्य जगह पर भी, अभी झारखंड में भी यही समस्या होने वाली है। ठीक है, कि ठीक। आप कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पे आपके अलाइज आपको वोट ट्रांसफर कर सकते हैं और आप अलाइज को वोट ट्रांसफर कर सकते हो? इसकी मुझे लगता है अभी भी कांग्रेस के पास कोई एक पुख्ता रणनीति दिख नहीं रही है। ठीक है, ठीक है। अभय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय कुमार जी, अगर हम झारखंड की बात करें तो जो आज हुआ है, जिस तरह से सीता सोरेन बीजेपी में आ गई हैं, और झारखंड में पिछले दिनों जो हमने देखा है झारखंड में, वहां पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, हेमंत सोरेन जेल चले गए, तो ये सब जो झारखंड के अंदर हो रहा है, क्या कुछ आपको लगता है कि उस समय जो एक छोटा सा डैमेज कंट्रोल किया था, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, लेकिन जेएमएम के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं लगता, क्योंकि कल्पना सोरेन को लेकर भी कई सारी बातें आ रही हैं? बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम बात करें बीजेपी में शामिल होना एक बड़ी खबर है और बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, जबकि परिवार के लिए और पार्टी के लिए बुरी खबर है अगर सोरेन परिवार की बात करें तो। और अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दुमका सीट से इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, और भाजपा इस तरह का प्रयोग करती आई है। भाजपा इस तरह का प्रयोग करती आई कि जो भी पार्टी के लिए हितकर हो या पार्टी के पक्ष में काम करने वाला हो, उसके लिए पार्टी दरवाजा खोल के रखती है और पार्टी उनको आगे ही बढ़ाती है। जैसे मैं बताऊं, कोडरमा सीट की सांसद और पूर्णा देवी राजद से आई, उनको पार्टी ने यूजफुल समझा तो पार्टी ने उनको टिकट दिया। इसी ढंग से अगर हम स्टेट से बाहर निकले, या अभी जो राज्यसभा में कितने नॉमिनेशन हुए हैं या वो है, तो जो लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं, भाजपा उनको अपने परिवार की तरह ट्रीट करके उनके जो यूटिलिटी होती है उसका प्रयोग करने का प्रयास करती है। तो इसमें भाजपा को में लोग शामिल भी होते हैं, भाजपा के साथ लोग आगे भी बढ़ते हैं। तो यह झारखंड के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि अभी ऐसा नहीं कि वहां की सरकार गिरने जा रही है, इनके साथ कुछ और विधायक आ जाएंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने जा रही। लेकिन भाजपा का प्लेटफॉर्म मजबूत हो रहा है। और देखिए, बीजेपी कंसंस होकर के काम कर रही है। बीजेपी को 2004 भूली नहीं है। बीजेपी को याद है कि 2004 में चुनाव जीत रहे थे, कैसे चुनाव हार गए। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर मेरा कुछ वोट एंटी का कारण माइनस ही हो रहा है, तो कुछ अब इस तरह का प्रयोग करके कुछ नए नेताओं को लाके, कुछ जनाधार वाले नेताओं को लाके, कई सारी अभी और खबरें हमको दिखानी है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हैं
उनका सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कुछ और खबरें आपको बताएंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सही बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं दिन भर क्या कुछ चुनावी हलचल रही। पत्रकारों के लिए एक अच्छी खबर है। चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए मीडिया के लोगों को अति आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। आयोग के इस फैसले के बाद चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का अधिकार मिल गया है। दिल्ली में मीडियाकर्मी जो मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग द्वारा अधिकृत हैं, वो डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मीडियाकर्मी उस संसदीय क्षेत्र के संबंधित डीईओ आरओ के कार्यालय से फॉर्म 12D प्राप्त कर सकते हैं, जहां वो मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा करते समय पत्रकारों से ये वादा किया था। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोकसभा चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि डेरेक ओब्रायन और उनकी पार्टी के नेता नया संविधान बनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग के पास देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और ये राज्य के निर्वाचन आयोग की तरह काम नहीं करेगा। जो वो सब करे जो ममता बनर्जी उनसे कहेंगी। डेरेक ओब्रायन और टीएमसी के जो लीडर्स है वो आप कॉन्स्टिट्यूशन को नया बनाएंगे। हम एक काम करते हैं, ममता बनर्जी को ही नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए दे देते हैं। उनके मर्जी से जो लिखेंगे वही होगा। ईसीआई है, ईसीआई जो काम करता है वो एक संवैधानिक संस्था है, तो उनको अधिकार दिया है संविधान के द्वारा कि इलेक्शन वो कराए। हाँ, स्टेट इलेक्शन की तरह तो ईसीआई सेंट्रल इलेक्शन कमीशन तो नहीं चलाएगी कि ममता बनर्जी जो बोलेगी वही करेगी, ये तो नहीं हो सकती। दरअसल चुनाव आयोग ने सोमवार को अपने एक आदेश में पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार समेत कई राज्यों को गृह सचिवों का तबादला कई राज्यों में कर दिया था, जिससे नाराज टीएमसी ने चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। डेरेक ओब्रायन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा की गंदी चालें चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही हैं। क्या भाजपा लोगों का सामना करने से इतनी घबरा गई है कि वो विपक्ष को निशाना बनाने के लिए चुनाव आयोग को पार्टी कार्यालय में बदल रही है? चुनी गई राज्य सरकारों के अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। उधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसता नजर आ रहा है। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के रुख को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। प्रकाश आंबेडकर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को
पत्र लिखकर कहा है कि उनका शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी पर से विश्वास उठ गया है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि वो 7 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। प्रकाश अंबेडकर ने आगे लिखा है कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे कम से कम 18 सीटों पर अड़ी हुई है, जिन पर अविभाजित शिवसेना ने जीत हासिल की थी। और इस सब के बीच लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचलों का दौर जारी है। इसी क्रम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि मनसे को NDA में शामिल करने को लेकर सहमति बन गई है। इससे पहले राज ठाकरे ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से भी मुलाकात की थी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या में हर दिन इजाफा होता जा रहा है। पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू आज भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद तरनजीत सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि अमृतसर का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज करनाल के घरौंडा कस्बे से हरियाणा में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए एक बड़ी रैली आयोजित की। इस रैली में करनाल लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में लेकर आए, अब उनके मार्गदर्शन में मैं प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। इसके साथ ही नायब सैनी ने भरोसा जताया कि आम चुनाव में हम लोग प्रदेश की 10 सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता की। उन्होंने आगामी चुनाव के मद्देनजर किसानों और व्यापारियों का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों और व्यापारियों को खुश रखने का काम करेगी। समाजवादियों का हमेशा मानना रहा है, जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा व्यापारी भी खुशहाल होगा। समाजवादी लोग उसी दिशा में काम कर करके अपने किसान को खुशहाल करेंगे और व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।